हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 18 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट और वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ, पीआईबी की रिपोर्ट्स, राज्यसभा टेलीविजन की डिबेट्स एंड डिस्कशन। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना है एंड तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पर मैं आपको जो टॉपिक्स कवर कराता हूं, पढ़ाता हूं, उन्हीं से रिलेटेड आपके सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो मैं ये दावा करता हूं कि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ऐसे ही नहीं करता, इसके मैं आपको प्रूफ्स भी देता हूं। आप बकायदा नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ वीडियो देख सकते हैं। अगर यूपीएससी 2020 एग्जाम के 1 से 1.5 साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे, उन्हीं से रिलेटेड यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम के 1 से 1.5 साल पहले जो भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो में बकायदा देख लीजिएगा आप, और रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करिए। रेगुलरली फॉलो करेंगे तो सक्सेस 100% गारंटी मिलेगी। और अगर आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज लेना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आपको हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, आपके रिवीजन के लिए आपको वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ दी जाती है, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। और इतना ही नहीं, मिनिमम इतनी ही फीस में मैं कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और इसकी अगर आपको क्वालिटी देखनी है कि कैसा ये मटेरियल होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर वीडियो बनाया हुआ है, सैंपल वीडियो, उसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है कि आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है पेड पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप मुझे फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके सबसे पहले तो ऐड कर लीजिएगा और वहां पर मैसेज कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। बट अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। याद रहे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो अपने ग्रुप्स भी हैं टेलीग्राम के, तो आप टेलीग्राम के वो चैनल और ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलो आपका समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मैं बता दूं कि ये टॉपिक है जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के, जो आज अपन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपन न्यूज को कवर करते हैं। तो चलो फाइनली अपन लेक्चर को अब शुरू कर लेते हैं। गाइज, यहां पर अपन समझेंगे कि दिल्ली के अंदर टेम्परेचर अचानक से कैसे गिरा, राइट। अभी क्या हुआ है, दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 14.4 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 4.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। एक रैपिड डिक्लाइन दिल्ली के मिनिमम टेम्परेचर में रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसी ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, अक्सर आपसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों गिरा है ये टेम्परेचर, आपको पता होना चाहिए। काफी बेसिक सी चीज है। पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर आप लोग को हो जाएगी। अब देखिए, और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि अभी जो टेम्परेचर गिरा है एकदम से, तो बताया जा रहा है कि नॉर्मल इस समय पर, इस पीरियड पर, दिसंबर के महीने पे, तो दिल्ली में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे भी 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है ये, राइट। तो क्यों गिरा है ये दिल्ली का टेम्परेचर? तो अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न हिमालयस रेंज, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बर्फ गिर रही है कुछ दिनों से। और बर्फ गिर रही है और एकदम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी यहां पर आया है। अब एक चीज रटना आप कि जब भी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात होती है, आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए मेडिटेरेनियन सी। क्या आनी चाहिए? मेडिटेरेनियन सी। याद रखना, मेडिटेरेनियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जब अपन बात करते हैं तब वहां से हवा जो है वो इंडिया की तरफ आती है। मेडिटेरेनियन सी से इंडिया की तरफ हवा आती है। मेडिटेरेनियन सी पे हाई प्रेशर रहता है और इंडिया में लो प्रेशर रहता है। और आप जानते हैं कि हवा का नेचर क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। तो मेडिटेरेनियन सी से हवा चलती है और इंडिया की तरफ आती है। अब क्या मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या गिरी हुई है, बर्फ गिरी हुई है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। और हवा जो है वो उस तरफ से आ रही है, वेस्ट साइड से आ रही है। तो ये क्या होता है कि ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर की ठंडी हवा दिल्ली में आ जाती है, राइट। तो ये एक चीज है। दूसरी एक और चीज है, एक तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसके कारण हम लोग को नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ब्लो होती हुई नजर आ रही है, यानी कि हवा जो है वो चलती हुई आ रही है वेस्ट की तरफ से। अब जब ये हवा चलती हुई आ रही है वेस्ट की तरफ से, तो इस हवा ने क्या किया, दिल्ली के ऊपर मौजूद जो बादल थे उसको हटा दिया। अब दिल्ली में बादल हटने से क्या हुआ, टेम्परेचर लेवल गिर गया।
अब बादल हटने से टेम्परेचर लेवल क्यों गिरता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे कि पूरा ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देखो अभी आपने क्या समझा, फोटो से समझो। अब मैंने भी आपको क्या बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी चलता है तब हम देखते हैं मेडिटेरेनियन सी की तरफ। ये है मेडिटेरेनियन सी। आप मुझे अभी ये टॉपिक समझने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि मेडिटेरेनियन सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, यानी कि कौन सी कंट्री टच करती है मेडिटेरेनियन सी को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर सिविल सर्विसेज पूछती है। तो ये पहले टॉपिक समझ लो, फिर इसका आंसर लिखना। तो देखो यहां पर मेडिटेरेनियन सी पर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हमारे यहां पर लो प्रेशर है। तो हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है। तो ये क्या चल रही है, ब्लैक कलर की हवा चलती हुई आ रही है। मैंने आपको क्या बताया, यहां पर अभी कुछ दिनों से बर्फ गिरी हुई है, राइट। ये देखो ये बर्फ गिरी हुई है यहां पे। अब क्या हो रहा है, यहां पर ऑलरेडी ठंडा मौसम है, राइट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी ठंडा मौसम है। ये आई हवा, इस वाले उसको एरो को देखना आप और मेरे कर्सर को देखना। ये आई हवा यहाँ पे, ये जम्मू एंड कश्मीर से आके हवा यहाँ पे आ गई और इसने पूरा ये वाला एरिया जो है वो ठंडा कर दिया। तो क्या हुआ, इसने कुछ नहीं किया, इस हवा ने यहां पर मौजूद ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के पास मौजूद जो ठंडी हवा है उसको पुश करके दिल्ली के पास ले गई, राइट। तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा क्योंकि ठंडी हवा आ गई है वहां पे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहां पर दिल्ली के ऊपर जो कुछ बादल जो मौजूद थे ना, उसको भी इस हवा ने बादल को हटा दिया। अब बादल के हटने से कैसे टेम्परेचर गिरता है उसको भी समझ लो। तो देखो होता क्या है गाइस, बादल धरती के जो गर्म जो होती है धरती का टेम्परेचर उसको रोक के रखता है, ब्लॉक बना के रखता है। जैसे कि आप देखो ये रात के समय में धरती क्या होती है, धरती के अंदर से भी हीट निकलती है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी, राइट। धरती में भी हीट हम लोग को देखने को मिलती है और इवन सूर्य जो है वो भी धरती को गर्म करता है, तो धरती की हीट रहती है धरती के पास। और ये बादल क्या करते हैं, धरती की हीट को अपने पास जो है वो रखते हैं, राइट। ये ब्लॉक क्रिएट करते हैं, जैसे कि धरती की हीट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, धरती की हीट रिलीज हो रही है, राइट। गर्म धरती थी, अब हीट जो है वो रिलीज हो रही है। अब जब हीट रिलीज होती है तो बादल जब रहते हैं तो ये हीट वापस यहीं पर ही रहती है, यानी कि इसी एनवायरमेंट पे हीट जो है वो बनी रहती है, गर्मी जो है वो बनी रहती है। बट जिस समय बादल नहीं होते, ये धरती की जो हीट जो होती है ना, ये वापस स्पेस की तरफ चली जाती है, स्काई की तरफ चली जाती है। यानी कि नीचे का टेम्परेचर जो गर्म होता है बादल के कारण, वो टेम्परेचर यहां पर गर्म नहीं बचता, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि बादल जब भी रहेंगे तब हमेशा आप देखेंगे कि उस समय टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा गर्म रहता है। और जब बादल नहीं रहेंगे, स्काई जो होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा बिना किसी क्लाउड के, तो टेम्परेचर ठंडा रहता है, राइट, यानी कि टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं बादल की एक प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे कि जब बारिश होती है ना, तो अक्सर लोग समझते हैं बारिश होती है तो वाह यार मौसम ठंडा हो गया, बट पता है बारिश जब होती है तब लेटेंट हीट निकलती है बारिश के फॉर्म में। जब, क्योंकि देखो इवापोरेशन जो होता है ना, इवापोरेशन हीट के कारण ही होता है, गर्मी के कारण ही होता है। और फिर कंडेंसेशन जो होता है, कंडेंसेशन में बारिश होती है। बट कंडेंसेशन में आप जो है शायद हायर क्लासेस में आपने एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा होगा, और नहीं तो फिर एडवांस बुक में आपको पढ़ना ही है, एक लेटेंट हीट का भी कॉन्सेप्ट होता है। जब ये बारिश होती है तब उस समय लेटेंट हीट निकलती है। तो एक तरह से बादल जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, यहां से हवा आई, यहां से एक तो ये वेस्टर्ली विंड जो हम लोग को देखने को मिल रही है, नॉर्थ वेस्टर्ली, तो इसने क्या किया, एक तो यहां की ऊपर वाले क्षेत्र की ठंडी हवा को दिल्ली के पास पुश कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वातावरण ठंडा हो गया, एनवायरमेंट ठंडा हो गया, राइट। और ऊपर से इस हवा ने दिल्ली के ऊपर जो कुछ चंद बादल जो मौजूद थे ना उसको भी सरका दिया। अब जब बादल नहीं रहेंगे तो रात में स्काई जो होगा वो ठंडा होगा ही होगा, क्योंकि रात में सूर्य हम लोग को यानी कि डायरेक्ट नहीं देखने को मिलता, लाइट नहीं फेंकता, क्योंकि धरती जो होती है पीछे घूम जाती है, राइट, अंधेरी की तरफ रहती है धरती, सूर्य के अपोजिट रहती है, तब सूर्य की लाइट नहीं पड़ती, तो ऑटोमेटिकली हीट तो है ही नहीं। तो धरती क्या करती है, अपनी हीट रिलीज करती है, और रिलीज करती है तो वो स्काई पे छोड़ देती है, तो इसलिए मौसम और ठंडा हो जाता है, या फिर टेम्परेचर और गिर जाता है, ठीक है। तो ये चीज है जिसका एक अच्छा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और यही चीज यहां पर थ्योरी में भी लिखी हुई है, राइट। बाकी एक और कॉन्सेप्ट ला नीना से रिलेटेड होता है। ला नीना के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं चाहूंगा कि आपको एक डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल पे ले चलूं। तो देखिए ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, ये मैंने ये कुछ वो आ रहा है, ये डाउन टू अर्थ की कई है, ऑफिशियल इनकी वेबसाइट मैंने खोल के रखी है, बट आप लोग के लिए रीडर्स मोड पे ये ओपन किया है। तो ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल मेरे ख्याल से 1 दिसंबर को आया था, रिलीज हुआ था। तो देखो इसमें लिखा है ला नीना का इन्फ्लुएंस, इस बार इंडिया के अंदर ठंड नॉर्मल से ज्यादा रहेगी। तो एक चीज याद रखना, ला नीना जो है वो इंडिया के अंदर ठंड लेके आ जाता है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बट अपने जो काम की चीज है वो कहां पर है वो मैं आपको ले चलता हूं।
देखो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूजुअल कूलिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन एंड इट यूजुअली ब्रिंग्स कोल्डर देन नॉर्मल विंटर्स इन इंडिया। तो याद रखना, ला नीना जब भी आता है ये ठंड इंडिया के अंदर ठंडी लेकर आ जाता है। तो अभी जो साल चल रहा है वो किसका है? ला नीना का है। तो ऑटोमेटिकली एक और चीज भी है कि इस बार जो ठंड जो बढ़ी है तो उसकी वजह ला नीना भी है, राइट। और ला नीना फ्लड भी करता है, बाढ़ भी लेकर आता है, राइट। तो ये चीज भी आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए, 2-3 पॉइंट्स। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हैं, राइट। तो आप बता दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर आंसर कि मेडिटेरेनियन सी जो है वो किस किस कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, यानी कि कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक और होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स याद रखना। 2010 में इसको सेटअप किया गया था, इस बॉडी को। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। ये जो बॉडी है ये किस लिए सेटअप की गई थी, नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो इसके लिए ये बॉडी काम करती है। वित्तीय स्थिरता के लिए काम करती है, डेवलपमेंट के लिए काम करती है फाइनेंशियल सेक्टर के, राइट। प्रमोट करती है फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट को और एनहांस करती है इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को, कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है फाइनेंस सेक्टर के अंदर तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करके फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करें। सिंपल सी चीज बस आपको याद रखनी है। और इसका जो काउंसिल होता है ये वाला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, उसके जो हेड होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। गॉट इट गाइस। बात करेंगे उइगुर्स के बारे में। तो ये जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिटी की यहां पर बात हो रही है, उइगुर्स कम्युनिटी की, राइट। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे और ये टॉपिक जो है वो उइगुर्स का, ये कई बार न्यूज में आ चुका है पिछले 1-1.5 साल में। और मुझे जहां तक याद है मैंने ही करीब 10 बार से ज्यादा तो आप लोग को पढ़ा ही चुका है इस टॉपिक के बारे में, राइट। बट रिपीटेड टॉपिक, और आप जानते हैं सभी की रिपीटेड टॉपिक जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज पूछती है। तो या तो फिर प्रीलिम्स में आ जाएगा या मेंस में आ जाएगा। तो उइगुर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अपन लेंगे अभी। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों होता है उसको मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा। पहले उइगुर्स के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, उइगुर्स एक कम्युनिटी है चाइना के अंदर और ये मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ये उइगुर्स जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न जिंगजियान प्रोविंस जो है वो चाइना की, वहां पर रहते हैं। मैप देख लो, ये मैप में ये चाइना दिखाई दे रहा है, चाइना की ये नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र है ये। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया पे ये जिंगजियांग प्रोविंस है चाइना के अंदर। तो यहां पर बसे हुए हैं उइगुर्स मुस्लिम्स, राइट। मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी उइगुर्स चाइना की। तो उइगुर मुस्लिम यहां पर बसे हुए हैं, हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये दावा करते हैं कि ये इनके जो पूर्वज हैं, यानी कि इनका कहना है कि इनके पूर्वज चाइना के नहीं है। इनका जो रिलेशन है कल्चरल और एथनिक रिलेशन, या फिर इनके पूर्वज जो थे, या फिर मैं बोलूं कि इनकी जो रूट्स थी वो कहां की थी? सेंट्रल एशियन कंट्रीज की। और स्पेशली टर्की का इन्होंने नाम लिया कि टर्की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ये आए हुए हैं, यानी कि इनके जो पूर्वज जो थे वो वहां से बिलोंग करते थे, इनकी रूट्स वहां पर है सेंट्रल एशियन कंट्री में। तो अपने एथनिक कल्चरल रिलेशन जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ शेयर करते हैं ये उइगुर मुस्लिम्स, राइट। तो ये भी एक चीज आपको पता होनी चाहिए। और चाइना के अंदर इनको काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, और चाइना इनको क्यों टारगेट कर रही है इस पर भी अपन बात करेंगे। बट पहले किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है उसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि पिछले साल काफी न्यूज चली थी कि चाइना क्या कर रहा था कि इनको ट्रैक कर रहा था, कि इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था कि कहां कहां पर ये जा रहे हैं। तो पूरी इनकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था। कैसे ट्रैक कर रहा था? तो टेक्नोलॉजी के थ्रू, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? तो गाइज आपने अपने मोबाइल फोन पे फेस अनलॉक का फीचर लगाया होगा शायद, अगर आपके पास वो वाला मोबाइल होगा तो। अगर नहीं लगाया तो आपको पता होगा कि जैसे ये आईफोन वगैरह होते हैं और काफी सारे जो फोन्स होते हैं, तो उसमें आजकल ये फीचर आ गया कि आप फोन को देखोगे तो फोन अपने आप अनलॉक हो जाएगा। तो वो क्या करता है, फोन का कैमरा आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है। तो इस टेक्नोलॉजी को फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। तो चाइना ने क्या किया था, अपने सीसीटीवी कैमरा की मदद से इसने अपना पूरा जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड होता है ना सरकार के पास, जिसमें सरकार के पास सभी सिटीजन्स की फोटोज वगैरह होती हैं, जैसे कि अपनी फोटो है सरकार के पास, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस में भी फोटो है, वोटर आईडी में भी फोटो है, आधार में भी फोटो है। वैसे तो आधार की फोटो पहचान में नहीं आएगी, बट फिर भी दूसरी फोटोज तो है ना। मतलब कुल मिला के मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया, अब जो भी लोग हैं चाइना के अंदर, उइगुर्स स्पेशली, तो उनके रिकॉर्ड को लिंक कर दिया फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से, और जहां जहां ये जा रहे थे उनको ट्रैक किया जा रहा था। तो ये एक चीज हो रही थी, यानी कि उनकी प्रिवेसी पे, मूवमेंट पे जो है वो, यानी कि जो अधिकार होते हैं ना कि आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हो,
तो वो सब जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शन ही है, लोगों की प्राइवेसी पे खतरा है। तो इस प्रकार की हरकतें हो रही थी चाइना के अंदर। और दूसरी बात, काफी सारी न्यूज ऐसी भी आई कि इनको मार डाला, राइट, मार डाला, काफी सारे लोग गायब हो गए थे चाइना के अंदर से, उइगुर्स, इनको इंटेंशनली मारा गया था। और अभी भी ये बताया जाता है कि जिंगजियान प्रोविंस के अंदर 10 लाख लोग, 10 लाख का आंकड़ा समझ रहे हो कितना बड़ा होता है, 10 लाख एक राज्य बस जाए, 10 लाख लोग को चाइना ने बंदी बना के रखा है, कैदी बना के रखा है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, प्रताड़ित करता है। ऐसी भी न्यूज है, बट चाइना मना करता है, चाइना बोलता है कि हम नहीं करते ये सब, क्योंकि चाइना ने कभी सच बोला ही नहीं ना, चाइना की पॉलिसी है, वो झूठ बोलता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ा लीक करता, हमेशा से उसकी सदियों पुरानी है, एंशियंट टाइम से उसकी है यही चीज है, वो अपनी चीजें बताता नहीं है, क्लोज रखता है बहुत सारी चीजें। तो ये वाली चीज है, तो इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी थी। तो देखो, अब चाइना तो प्रताड़ित कर रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया, बट क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह ये वाला क्षेत्र जहां पर ये बसे हुए हैं। क्यों उसके पीछे की वजह ये क्षेत्र है? क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा रिच है मिनरल्स में, काफी सारे मिनरल्स इस क्षेत्र में है, और मिनरल्स होने के कारण इस क्षेत्र में एकदम से डेवलपमेंट ग्रोथ हो गया, राइट। और ये क्षेत्र जो है वो एक तो 8 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, राइट। और बहुत ही ज्यादा यानी कि इस क्षेत्र में फायदा होना शुरू हो गया, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, राइट। खेती वगैरह भी बहुत अच्छी होती है इस क्षेत्र के अंदर, स्पेशली कॉटन की खेती होती है, और वो कॉटन जो है ना, कपास, वो कॉटन का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। तो और भी काफी सारे मिनरल्स जो है वो यहाँ पर है, काफी सारी खदानें वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये इस क्षेत्र में एकदम से डेवलपमेंट हो गया, एकदम से जॉब्स वगैरह आ गई, लोग जो है वो अच्छा कमाने लगे। अब जब यहाँ पर एकदम से जॉब आना शुरू हो गई, तो क्या हुआ, चाइना की जो मेजोरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो यहाँ पर जो लोग बसे हुए चाइना के अंदर, उन्होंने देखा कि यार इस जगह पे तो मस्त जॉब मिल रही है, मस्त कमाई हो रही, चलो उस जगह पे चले जॉब करने। तो काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर आ गए थे, मतलब मेजोरिटी यानी कि हन चाइनीज, काफी सारे हन चाइनीज जो चाइना की मेजोरिटी कम्युनिटी है वो यहाँ पर आ गई थी। सन 2009 के आसपास बहुत क्लैशेस भी होना शुरू हो गए, और इवन दंगे वगैरह हो गए, वायलेंस वगैरह हम लोग को देखने को मिला, 200 लोगों की मौत हो गई। इन 200 लोगों में ज्यादातर हन चाइनीज मेजोरिटी लोग थे, क्योंकि हन चाइनीज यहाँ पर आए थे जॉब्स वगैरह पाने के लिए। अब आप देखिएगा, किसी क्षेत्र पे अगर कोई दूसरी कम्युनिटी आ जाए बाहर से, तो प्रॉब्लम क्या होती है, उस क्षेत्र पे यानी कि इस जगह पर जिंगजियान पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमाई का शेयर तो जाएगा ही ना, खराब हो गई, क्योंकि दूसरे लोग आ रहे हैं, उनकी जो यानी कि जिस जगह पर उनको जॉब मिल सकती थी उनको नहीं मिल रही है, दूसरा कैंडिडेट खड़ा हो गया, उसको जॉब मिल रही है, राइट। तो ये वाली चीज। और दूसरी बात, चाइना की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी भी कुछ इस प्रकार की होती है कि वो अपनी मेजोरिटी के लिए ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा काम करता है। तो ऐसी भी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये बेसिकली मेजोरिटी और माइनॉरिटी का एक इशू हुआ था यहाँ पर, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो काफी रिच है मिनरल्स वगैरह में, और काफी ग्रोथ, डेवलपमेंट और अच्छी इनकम इस क्षेत्र ने बनाई थी। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होकर वहां चले गए, और जब वहां गए तो फिर क्लैशेस हुए, वायलेंस, दंगे वगैरह 2009 में हुए, और उसके बाद से फिर चाइना जो है वो इनके ऊपर अटैक करना चाइना ने शुरू कर दिया माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर, ये देखते हुए कि इसने मेजोरिटी को मारा है, राइट। तो ये वाली चीज है इस प्रकार की, बस, और इसके बारे में बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और यही हेटेडनेस है जो चाइना की तरफ से आ रही है उइगुर्स कम्युनिटी के अगेंस्ट, राइट। और चाइना का कहना यह है कि उइगुर जो है वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता है, और इसको ये भी डर है, यानी इनके लीडर्स को, कि पाकिस्तान जो है वो यानी कि पाकिस्तान के कुछ एरिया के लोग, क्योंकि ये वाली जो एरिया है ये पाकिस्तान के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो इनका सपोर्ट कर देंगे, यानी कि कुछ ग्रुप पाकिस्तान का इनका सपोर्ट कर देगा उइगुर्स का, और उइगुर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर बना लेंगे, राइट, यानी कि इस क्षेत्र को अलग कर देंगे। बट वो तो कह रहा है, आप भी जानते हैं कि चाइना ऐसा होने तो देगा नहीं, पहली बात तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की नजर आई है। चाइनीज पॉलिसीज कुछ इसी प्रकार की होती है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को फिर एक सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करने लगी। सस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना दूर की बात है, एक्चुअली में इन्होंने जो यहाँ पर जो अटैक हुआ था ना, उसमें हन चाइनीज, ज्यादातर इसमें जो लोग मरे थे वो चाइनीज मेजोरिटी मरी थी, राइट। जो मेजोरिटी लोग हैं चाइना के अंदर, मेजोरिटी कम्युनिटी बेसिकली, राइट। और कम्युनलिज्म चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो उसी को लेकर गुस्सा है चाइना के अंदर, और इसीलिए वो इन उइगुर्स के ऊपर अटैक करता है, राइट, और उनको एक्सप्लॉइट करता है, प्रताड़ित करता है। और अभी क्या हुआ है, ये पूरा जो मुद्दा जो है ना उइगुर्स का, ये उठा दिया यूनाइटेड स्टेट्स ने। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों उठाया, उसके पीछे का भी मैं आपको लिंक करके बताता हूं। तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो चाइना से जो है वो गुस्सा खा के बैठा ही हुआ है। वो इसलिए गुस्सा खा के बैठा हुआ है क्योंकि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पॉलिसी है, जिसके बारे में काफी डिटेल में कई बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले मेरे लेक्चर को नहीं देखा है, जरूर जाकर देख लेना। कहां पर वो लेक्चर मिलेगा, तो गाइस मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट है, प्लीज आप नीचे वीडियो पर यानी कि इसी के नीचे कमेंट बॉक्स पर बता दीजिए कि किस वीडियो या फिर किस दिन मैंने उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, हो सके तो लिंक डाल देना।
राइट, बट वो लिंक इसी चैनल की होनी चाहिए, ठीक है, अपने ही इस चैनल की, दूसरे चैनल की मत डालना, अपने ही चैनल की लिंक डालना, या फिर अगर दूसरे चैनल का अगर आप बताना चाह रहे हो तो फिर सिर्फ वो डेट डाल देना कि किस डेट पर जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया था वाला टॉपिक, जो जिससे कि स्टूडेंट जो है वो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके उस डेट का वीडियो देख लें, राइट। तो देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कब्जा करेंगी, राइट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है, अब चाइना जब 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल रखेगा, कब्जा करेगा, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली अपनी एक मोनोपोली क्रिएट करेगा 3 कॉन्टिनेंट्स के ट्रेड के ऊपर, ट्रेड मार्केट के ऊपर, तो फिर क्या होगा, चाइना की इकोनॉमी अपने आप जो है वो एनहांस होगी, बढ़ेगी, और चाइना जो है वो एक सुपर पावर कंट्री के तौर पर जो है वो बन जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स आज की डेट में सुपर पावर ऑलरेडी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी पावर, अपनी पोजीशन का डर है, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स इन कम्युनिटीज को फेवर करके, यानी कि इन कम्युनिटीज को बोल रहा है कि यार ये चाइना जो है वो प्रताड़ित कर रहा है इन कम्युनिटी को, तो इन कम्युनिटी को फेवर कर रहा है कि ये कम्युनिटी चाइना के अगेंस्ट ही बात करें और यूनाइटेड स्टेट्स का फेवर करें, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इनका सपोर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सामने नजर आ रही है। और पिछले महीने जब अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था तो वो क्यों किया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया था कि चाइना से मैं कॉटन नहीं परचेज करूंगा, चाइना की तरफ से जो भी कॉटन आएगा मैं उसको नहीं लूंगा, मैं उसका इंपोर्ट नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसका कहना है कि यहां पर मौजूद जो कॉटन की खेती होती है, कपास वगैरह की खेती होती है, तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उइघुर मुस्लिम। अब उइघुर मुस्लिम इन्वॉल्व होने का क्या मतलब, यानी कि वो तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खेती तो सभी लोग कर रहे हैं, बट यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि इन उइघुर मुस्लिम्स को फोर्सफुली खेती करवाई जा रही है, फोर्स्ड लेबर हो रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उजागर कर दिया कि चाइना फोर्स लेबर में इन्वॉल्व है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और उसके यहां से माल मत खरीदो, स्पेशली कॉटन, राइट। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने एक चिंगारी फेंक दी थी, अब वो चिंगारी आग के तौर पर लग गई है, और अब जो है वो रिजेक्ट किया जा रहा है बड़े बड़े ब्रांड को, राइट। और आरोप लगाया जा रहा है बड़े बड़े ब्रांड के ऊपर, जैसे कि नाइकी कितना बड़ा ब्रांड है, गैप, एडिडास, अब ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स के जो क्लोथ्स, कपड़े वगैरह, इवन शूज वगैरह, तो इसमें जो भी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है वो यहीं के, यानी कि यहां पर ही मौजूद जो मतलब एग्रीकल्चर होता है कॉटन का, तो उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए सभी लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब यहां से कॉटन परचेज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर वहां से कॉटन परचेज करना बंद कर देगी, तो अल्टीमेटली किसका नुकसान होगा, चाइना का नुकसान होगा, राइट। चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा कॉटन को, तो ये इकोनॉमी के साथ जो है वो खेलना चाह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स चाइना की, उसके ट्रेड को जो है वो बंद करना चाह रहा है, और मुद्दा इसने उठा दिया है उइगुर्स का। तो ये पूरी मतलब पूरा जो मास्टरमाइंड है ना इस पूरी चीज के पीछे, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। बट यहां तक पहुंचने के लिए आपको चीजों को लिंक करना जरूरी है प्रीवियस न्यूज के साथ, राइट। और वही काम मैं आप लोग के लिए करके देता हूं कि आपको सिर्फ लेक्चर देखना है और पूरी चीज, पूरी कनेक्टिविटी, लिंक और हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट, हर तरीके के वो आपको यहां पर मिल जाते हैं ऑलरेडी, राइट। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रेगुलरली लेक्चर देखो, और गाइस हो सके तो प्लीज शेयर करो, क्योंकि अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं बट बावजूद उसकी कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल पा नहीं रहा है। बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर करेंगे और चाहेंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। तो प्लीज यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, आप ही के सपोर्ट के कारण ये चैनल चलता है। तो बस यही बात थी और कुछ नहीं। और बाकी मैंने आपको बताई दिया, जिंगजियान में मौजूद ये कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग कैद हैं उइगुर्स के, जिनको फोर्सफुली इन्वॉल्व किया जा रहा है मतलब इस फोर्स लेबर में, राइट, यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह उनसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, तो जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, और स्पेशली उइगुर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गॉट इट। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है ये, लगातार पिछले 1-1.5 सालों में न्यूज में रहा है, फिर से ये आ गया है न्यूज में। तो सबसे पहले तो ये सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स आपको समझाता हूँ, आइडिया देता हूँ कि किस प्रकार से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने डील करी है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, ये हमारी कंट्री में आ रहा है, राइट। और सबसे पहली बात तो ये जानो कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाती कौन है, रशिया बनाती है। तो रशिया का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये क्या करता है गाइस, यानी कि जैसे इंडिया इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ले रही है, तो इंडिया में ये क्या करेगा, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करेगा फॉरेन एलियन ऑब्जेक्ट से, या फॉरेन एलियन कोई भी यूएवी अगर है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, या फिर अगर कोई मिसाइल आ रही है इंडिया की तरफ, तो जैसे मान के चलो, इमेजिन करो इंडिया की तरफ कोई एक मिसाइल आ रही है, राइट, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा और वो आने वाली मिसाइल को ऊपर हवा में ब्लास्ट कर देगा। और बहुत पावरफुल है ये। यूनाइटेड स्टेट्स के पास थार्ड है, थार्ड का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, थार्ड का फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। तो ये थार्ड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, यूनाइटेड स्टेट्स का ये देखो आप, ये है थार्ड।
जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर हवा में जो है ये ब्लास्ट कर देता है आने वाले ऑब्जेक्ट को, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का थर्ड है और रशिया ने इसको बनाया है S-400 को, और हम लोग ने S-400 की डील करी है रशिया के साथ। हम लोग मंगवा रहे हैं S-400 इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, और ये सिस्टम जो है हमारी कंट्री के अंदर प्रोटेक्शन देगा कि हमारी कंट्री में आने वाली कोई भी मिसाइल है, और नॉट इवन मिसाइल गाइस, हमारी कंट्री के अंदर अगर जैसे पावरफुल जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है F-35, ये भी अगर आएगा तो ये जो डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, इसकी क्षमता है कि उस एयरक्राफ्ट को भी ये ब्लास्ट कर सकता है। काफी पावरफुल है यूनाइटेड स्टेट्स के थर्ड के मुकाबले, काफी पावरफुल ये टेक्नोलॉजी है। अगर इसकी पावर की अगर अपन बात करें एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हैं लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा थर्ड को बनाया गया है, और S-400 को फैकल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो एंड अल्माज NT के द्वारा बनाया गया है। राइट, 2007 से अभी तक ये सर्विस में है, ये 2008 से अभी तक सर्विस में है, और अभी तक कोई भी इसने वॉरहेड में हिस्सा नहीं लिया है, और इसने डायरेक्ट एक्सप्लोजन वॉरहेड में हिस्सा लिया है S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने। राइट, और थर्ड ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया, और ये काफी पावरफुल है S-400, और आप चाहें तो ये वाला वीडियो जो है वो देख सकते हैं, मतलब इसके बारे में और थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए, बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन के लिए सफिशियंट है। तो फिर भी अगर आप देखना चाहो तो ये इनका चैनल है द बज़ करके एक चैनल है जिससे मैंने ये लिया है, तो इन्हीं को मैं क्रेडिट दे रहा हूँ ये वाली फोटो, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे से जो है वो इस चीज के बारे में बताया हुआ है। राइट, तो ये फॉरेन चैनल है, मतलब किसी फॉरेन का है, फॉरेनर का है ये द बज़, तो इसको आप जाकर देख सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। बाकी इतना वो चीज नहीं है एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, बट समझने वाली बात ये है कि ये एक कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, एक कंट्री में आने वाले अननोन एरियल ऑब्जेक्ट से, राइट, चाहे वो मिसाइल हो या कुछ भी हो, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो हम लोगों ने डील करी है रशिया के साथ, रशिया जो है वो हम लोग को ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराएगी, और आप जानते हैं कि रशिया और यूएसए के बीच में कट्टर दुश्मनता हम लोग को देखने को मिलती है, कट्टर दुश्मनी है, राइट, खतरनाक वाली। तो यूएसए ने इंडिया को कहा था कि इंडिया अगर रशिया से ये डील करती है, रशिया के साथ इस प्रकार की S-400 की डील करती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देगा। ये बात थी पिछले साल की आई थिंक, बट हम लोगों ने क्लियरली यूएसए को बोल दिया कि आपको जो करना है करो, हम तो ये डील करके रहेंगे, क्योंकि हमें अपने डिफेंस सिस्टम को काफी स्ट्रांग करना है, या फिर अपनी डिफेंस को स्ट्रांग बनाना है। तो हम लोगों ने डिप्लोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट्स को तो कह दिया, बट अगर यूनाइटेड स्टेट्स हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है तो यस, हम लोग को प्रॉब्लम्स जाएंगी, क्योंकि मैंने भी आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स जब सैंक्शन लगाते हैं तो किस प्रकार के उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, अभी कुछ दिन भी क्या, मेरे ख्याल से कल या परसों की लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था, यूनाइटेड स्टेट्स की टेरर लिस्ट के बारे में अपन ने बात करी थी, याद आ रहा है, जिसमें सूडान को भी हटाया उसने यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार के सैंक्शन लगाती है यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे कि ट्रेड रुकवा देती है, किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेगी, किसी प्रकार की डिफेंस की डील नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो यूनाइटेड स्टेट्स करती है उन कंट्रीज के साथ जिन कंट्रीज के ऊपर वो सैंक्शन लगा देती है। तो इंडिया को इसने धमकी दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, बट हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स को क्लियरली कह दिया था कि हमारे लिए ये S-400 की डील ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे डिफेंस को मजबूत बनाएगी, डिफेंस सेक्टर को, राइट। तो इसलिए हम तो इनके साथ ये डील कर रहे हैं। बट अभी बताओ क्या हो गया है, अभी टर्की ने रशिया के साथ ये डील करी थी और टर्की में आ गया है ये S-400, और जैसे ही ये टर्की के अंदर S-400 आया, यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की के ऊपर लगा दिए हैं सैंक्शन। तो याद रखिएगा, अभी रिसेंटली S-400 डील को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की के ऊपर लगाए हैं सैंक्शन। तो टर्की की लोकेशन भी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। टर्की देखो आप, इसके ऊपर है ब्लैक सी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक सी जो है वो कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो ये वाली कंट्रीज के नाम आप याद रखिएगा। और अभी कुछ समय ये वाली लोकेशन तो आपको ध्यान में रखनी है, मेडिटेरेनियन सी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले यहाँ पर टर्की और ग्रीस के बीच में इशू चला था, याद आ रहा है, अभी कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर को ये बंदे डिस्कस किया था इस पूरे मुद्दे के बारे में। यहाँ पर एक इशू हम लोग को देखने को मिला था इस क्षेत्र पर, राइट। तो इसलिए ये टॉपिक टर्की का न्यूज में भी था। अगेन ये टर्की का टॉपिक न्यूज में आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की के ऊपर लगा दिए हैं सैंक्शन, राइट। और किस चीज का सैंक्शन लगाए, तो काटसा के तहत सैंक्शन लगाए। काटसा क्या है, तो काटसा है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो इस टॉपिक को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, हालांकि फिर से रिव्यू करा देता हूं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ये काटसा को लेकर आई थी, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव था कि ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया को काउंटर करना है प्यूनिटिव मेजर्स के थ्रू। और किस प्रकार के प्यूनिटिव मेजर, तो वो रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताई दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स रेस्ट्रिक्शन लगाती है इन कंट्रीज के ऊपर।
और एक्चुअली रशिया के साथ जो है वो दुश्मनी यूनाइटेड स्टेट्स की कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। एक तो वो यूक्रेन के मुद्दे को लेकर बढ़ी है कि यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया था। एक्चुअली आपको पता होगा कि G7 जो ग्रुप ऑफ 7 नेशन जो हम लोग देखते हैं ना कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो G8 हुआ करता था, ग्रुप ऑफ 8 नेशन हुआ करता था, उसमें रशिया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने और काफी सारी कंट्रीज ने मिलकर रशिया को हटा दिया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो मिलिट्री अटैक वगैरह किया था। तो इसी चीज को लेकर जो है वो रशिया के ऊपर सैंक्शन जो है वो इंपोज कर दिए गए। इसके अलावा रशिया के ऊपर यह भी आरोप है कि रशिया ने 2016 के यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर छेड़खानी वगैरह करी है, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट रशिया से चिड़ा हुआ था और रशिया जो इंडिया के साथ ये डील कर रहा है तो उस पर इंडिया को ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला हुआ है कि आप जो है वो किसी प्रकार की डील ना करें रशिया के साथ। तो अभी इंडिया के लिए चिंता वाली बात यही है कि पॉसिबिलिटी यह है कि अब शायद इंडिया के ऊपर भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ये डील को कंटिन्यू रखते हैं रशिया के साथ तो यूनाइटेड स्टेट्स हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएगा, क्योंकि टर्की के ऊपर इसने ऑलरेडी सैंक्शन लगा दिया है। बट फिर भी अब देखते हैं किस हद तक नेगोशिएशन किया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो अभी जो हाल फिलहाल की जो चर्चा है इंटरनेशनली तो इससे रिलेटेड है, इतना ही बस आपको अभी पता होना चाहिए S-400 के बारे में। और आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आप आंसर लिखकर बताएंगे। मैं पहले पढ़ा चुका हूं S-400 के बारे में पूरी डिटेल, तो आप S-400 के बारे में कुछ इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं, वो थोड़े नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। जैसे कि इसकी रेंज कितनी होगी, कितनी इसमें मिसाइल्स वगैरह डलती हैं इस लॉन्चर के अंदर, तो ये कुछ बेसिक जो फैक्ट्स होते हैं वो आप बताइएगा। स्पेशली इसकी रेंज वगैरह के बारे में तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसके बारे में जितना आपको पता है उतना बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। बाकी सिंपल सी बात है, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। और एक और इसमें ये चीज है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आर्म्स ट्रांसफर डेटाबेस की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसके तहत इन्होंने बताया था कि 2010 से लेकर 17 के बीच में, तो इस पीरियड के बीच में हम लोगों ने, इंडिया ने सबसे ज्यादा वेपन्स जो है, आर्म्स जो है वो रशिया से परचेज किए हैं, राइट। तो हमारे लिए जैसे कि अगर बात करें काफी सारी, यानी कि हमारे पास डिफेंस रिलेशन की बात करें रशिया के साथ तो एक बड़ी लिस्ट है, जैसे कि INS चक्रा, किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन, सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, MiG-21, MiG-27, 29, Su-30 MKI फाइटर, IL-76, 78 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, T-72, T-90 टैंक्स, MI सीरीज हेलीकॉप्टर, विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर, और भी काफी लंबी लिस्ट है जो, यानी कि हमारी जो डील है रशिया और इंडिया के बीच में डिफेंस सेक्टर में, राइट। तो हम लोग के बहुत अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ डिफेंस सेक्टर में सदियों से, पास से। बट अभी S-400 के कारण नुकसान हो रहा है, राइट, क्योंकि ये एक्चुअली में अगर आप लॉजिकली देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास है थर्ड, और इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से थर्ड परचेज नहीं कर रही है बट S-400 परचेज कर रही है रशिया से। तो वो भी इसके पीछे का एक कारण हम लोग को देखने को मिलता है। बट इंडिया के लिए, इंडिया के पास ऑप्शन आ गया कि रशिया से ये S-400 मिल जाएगा इंडिया को, तो वो उसी चीज को लेकर थोड़ा सा गुस्से में है यूनाइटेड स्टेट्स की यार हमारा थर्ड इतना पावरफुल है बट उससे ज्यादा पावरफुल S-400 जो हो गया, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के ईगो हर्ट हुआ है ना, तो इसलिए वो यूनाइटेड स्टेट्स इस प्रकार की हरकत कर रहा है। तो देखो, इंटरनेशनल रिलेशन को एक लोकल तरीके से अगर आप समझोगे ना तब पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। लोकल तरीके से जैसे कि इमोशंस वगैरह उसमें जोड़कर कि यूनाइटेड स्टेट्स हर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास थर्ड है और थर्ड उतना पावरफुल नहीं है, उससे पावरफुल है S-400 तो, और ऑलरेडी उसका दुश्मन है रशिया, और रशिया के पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई और दूसरी कंट्री रशिया की टेक्नोलॉजी परचेज कर रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की थर्ड की तरफ देख नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं ईगो तो हर्ट होगा ही होगा ना। तो ये नहीं चाह रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की इसका S-400 बिके और इकोनॉमिकली फायदा रशिया का हो, क्योंकि बिकेगा तो करोड़ों की डील होती है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी बस आपको एक जानकारी, बेसिक आइडिया होना चाहिए, सिंपल सा। इससे ज्यादा और डिटेल में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट है जितना मैंने आपको बताया। गाइस देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज है, इसको मैं रीडर्स मोड पे रख देता हूं। तो ये देखो, रीडर मोड पे मैंने रखी है इस न्यूज को आपके लिए। तो यहाँ पर आप खुद देखो, ये न्यूज 2019 की है, स्टार्टिंग की, या मेरे ख्याल से 20 की, अभी मैंने डेट देखी नहीं, इसमें लिखी होगी कहीं ना कहीं डेट, राइट। तो देखो, इसमें बकायदा बताया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफर किया है कि S-400 के ऑल्टरनेटिव के तौर पर हमसे थर्ड खरीद लो, हम आपको थर्ड बेच देंगे। बट इंडिया ले नहीं रही है, क्योंकि इंडिया को पता है कि रशिया का S-400 इज मोर पावरफुल देन थर्ड। तो ये चीज है। तो इस प्रकार की अगर आप चीजों को एनालाइज करोगे और इस तरीके से चीजों को समझोगे, कोशिश करोगे क्यों यूएसए गुस्सा खाया हुआ है, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं यह है कि यूएसए को इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब थर्ड यूएसए बेचेगा तो पैसा आएगा ना बेचने पर यूएसए के पास, बट कोई खरीद नहीं रहा है उसका थर्ड। S-400 की बिक्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार का भी गेम खेल रहा है।
राइट। तो इंटरनेशनली ये सब कनेक्टिविटी आप लोग को होना जरूरी है। और ये कितनी तारीख को ये न्यूज आई थी? तो ये 12 मई 2019 की न्यूज थी, ठीक है। गाइस मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए, क्या अभी रिसेंट 2019 के लोकसभा इलेक्शन में क्या एनआरआई को वोट देने के लिए जो है वो यानी कि अलाउ था? क्या एनआरआई वोट दे सकते थे अभी लोकसभा इलेक्शन के अंदर? क्या एनआरआई वोट दे सकते थे? तो आपने शायद लिख दिया होगा इसका आंसर अभी तक, अगर नहीं लिखा तो लिखो फटाक से। तो हाँ गाइस, अलाउ किया गया था देने के लिए, और ये होती है हमारे यहाँ एनआरआई वोट देते हैं, राइट। बट उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन पहले से कराना होता है, और वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट दे सकते हैं, और वोट देने के लिए उनको यहाँ पर आना होता है। एनआरआई के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं है, राइट। तो इस टॉपिक को मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। और एनआरआई यहां पर इंडिया में आकर वोट दे सकते हैं, बट पोस्टल बैलेट के थ्रू वो वोट दे नहीं सकते हैं, राइट। बट अभी क्या चल रहा है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने प्रपोजल रखा है कि एनआरआई के लिए भी, नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है वो शुरू की जाए। तो देखिए इस पर अभी काम चल रहा है, तो उसी पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस बात को। बट जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है जरूर जाकर देख लो। इस लेक्चर में पूरी चीज मैंने डिटेल में आप लोग के लिए एक्सप्लेन की हुई है कि किस प्रकार से जो है वो प्रपोजल रखा है और किस प्रकार से ये पूरी वोटिंग होगी पोस्टल बैलेट की एनआरआई के लिए। तो ये वीडियो आपको कहां पर मिलेगा? यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पर लिखिएगा 6 एंड 07 दिसंबर 2020, उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। जो भी आपकी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो होगा वो यही होगा अपना। इस वीडियो के 52 मिनट 37 सेकंड पे आप जाओगे, 52 मिनट 37 सेकंड पे, तो ये टॉपिक आपको सामने खुल जाएगा आपके। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं गाइस कि आप अगर ये चैनल रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को आप खोल लो, यानी कि ये डेली करंट अफेयर्स के, तो उसमें आपको हमेशा इंडेक्स दिखाई देंगे। आपको इंडेक्स को ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जो टाइमर चलता होता है ना, चाहे आप मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, उस टाइमर पे क्लिक करना। आप क्लिक करोगे, आपके साइड में या आपके मोबाइल में नीचे साइड जो है वो इस प्रकार के चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे, यानी कि इंडेक्स ओपन हो जाएंगे। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि कौन से टॉपिक जो है वो लेक्चर के हैं आज की डेट के, और कितने मिनट पे वो टॉपिक शुरू होंगे। जैसे कि कभी कभार होता है ना कि आप कोई प्रीवियस वीडियो देखना चाह रहे हो, तो आपको इसमें ये टाइमिंग बढ़ा बढ़ा के देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल चैप्टर खोलो और वो टॉपिक पे क्लिक कर दो, तो वो टॉपिक आपके सामने खुल जाएगा। तो ये फीचर जो है और ये फैसिलिटी जो है वो मैं रेगुलरली अपने हर एक वीडियो में आप लोग के लिए प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि आसानी से आप टॉपिक को रिवाइज कर सकें, प्रीवियस कोई टॉपिक हो या फिर कोई टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, जैसे कि ये वाला टॉपिक जो है वो आपने पढ़ लिया, या S400 का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था, आपने ऑलरेडी उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी जल्दी आप जो है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाओगे। वैसे स्किप तभी करना जब अगर टॉपिक नहीं आता है तो। और बाकी जिन स्टूडेंट्स के पास इस लेक्चर की पीडीएफ आती है, आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे सिर्फ टाइम पे, तो आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगा यहीं से ही। तो ये जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने डिटेल में आप लोग के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। और अभी जो टॉपिक न्यूज में आया है उसमें बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ कंट्री के नाम प्रपोज किए हैं, राइट, कि पायलट बेसिस पर अगर शुरुआत होती है पोस्टल बैलेट की एनआरआई जो है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकते हैं, अगर इस प्रकार की सुविधा अगर अपन शुरू करते हैं, तो उस समय इन्होंने कहा कि कुछ कंट्रीज में अभी इसको शुरू किया जाएगा, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज में अभी शुरुआती तौर पर अपन देखेंगे कि किस प्रकार का रिस्पॉन्स आता है, राइट। और गल्फ कंट्री के लिए जो है वो अभी यहां पर मना किया कि अभी गल्फ कंट्री में नहीं भेजा जाएगा, यानी कि इस मिशन को अभी गल्फ कंट्री में शुरू नहीं किया जाएगा, यानी कि ये पायलट प्रोग्राम को। तो गल्फ कंट्री में क्यों नहीं शुरू किया जाएगा, खाड़ी देशों में क्यों नहीं शुरू किया जाएगा? तो उसकी वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताई कि ये जो देश है, गल्फ कंट्रीज जो है, तो आप खुद भी जानते हैं इसकी गल्फ कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी बहुत ही कम देखने को मिलती है, डिक्टेटरशिप ज्यादातर वहां पर हम लोग को नजर आती है गल्फ कंट्री में, राइट। तो जो ये जो गल्फ कंट्री है और वहां पर अगर अपन माहौल बनाते हैं डेमोक्रेसी का, तो वो गल्फ कंट्री के लिए मुसीबत वाली कहानी, मुसीबत उनके लिए नहीं होगी, मुसीबत अपन के लिए हो जाएगी, और फिर वो वोटर्स को अलाउ नहीं करेंगे पहली बात तो। और हो सकता है कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए या फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन उस कंट्री के साथ खराब हो जाए। तो इसलिए जो है वो हम लोग अभी अप्रोच कर ही नहीं रहे गल्फ कंट्री के साथ। हो सकता है कि आने वाले समय में शायद कुछ नेगोशिएशन वगैरह करें, बट अभी नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि अभी पायलट बेसिस पर इस चीज को शुरू किया जा रहा है। बट अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तब शायद इन फ्यूचर अपन बात कर लें तो कर लें, बट बाकी गल्फ कंट्री में पायलट बेसिस पर इस प्रोग्राम को नहीं शुरू करने की वजह है कि गल्फ कंट्री ज्यादातर डेमोक्रेसी को फेवर नहीं करती हैं, और उनकी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी का माहौल अपन क्रिएट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इस पोस्टल बैलेट में होता क्या है, जैसे कि आप यूपीएससी क्रैक करने के बाद अगर आपका सपना है कि आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करो,
तो आप जानते हैं कि गाइस कि आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में दूसरी कंट्री में जाकर सर्व करोगे, राइट। दूसरी कंट्री में इंडियन एम्बेसी में आप बैठोगे, राइट। दूसरी कंट्री में जाकर इंडिया की तरफ से आप रिप्रेजेंट करोगे, राइट, दूसरी कंट्री के अंदर। तो आप जब दूसरी कंट्री में बैठोगे तो आप ये भी जानते हो कि ये जो प्रपोजल रखा है कि किस प्रकार से एनआरआई वोट दे सकते हैं, मतलब वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑफिशियल होते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज से रिक्रूटेड जो ऑफिशियल जो एम्बेसी में मौजूद होते हैं, तो उनके सील और सिग्नेचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहां से जो रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो भेजेंगे जो पेपर जो है, यानी कि जिसपे पूरी लिस्ट लगी रहती है, जिस पर सामने वाले वोटर को अपनी प्रेफरेंस चूज करनी होती है, तो वो पेपर जो है वो भेजा कहां पे जाएगा, वो पेपर वहीं पर भेजा जाएगा, एम्बेसी के पास भेजा जाएगा। और फिर एम्बेसी को आवश्यकता होगी, यानी कि एम्बेसी में मौजूद जो ऑफिसर जो होंगे वो क्या करेंगे, वो इस पेपर पर अटेस्ट करेंगे। ये देखो आप यहां पर बाकायदा लिखा होगा कि जो मिशन है हमारा, इंडियन मिशन यानी कि इंडियन एम्बेसी जो वहां पर मौजूद है, तो वहां पर मौजूद जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो अटेस्ट करेंगे, यानी कि वो अपना सील और सिग्नेचर देंगे उस फॉर्म में, जो फॉर्म जो है वो भेजा जाएगा, जिसमें प्रॉपर तरीके से मतलब बैलेट पेपर जो होगा, और उसमें ये टिक करेंगे, अपनी प्रेफरेंस वगैरह मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद वापस उस ऑफिशियल को देंगे। तो कहीं ना कहीं किसी गल्फ कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी की थोड़ी भी प्रोसेस अगर होती है तो वो गल्फ कंट्री बर्दाश्त करेगी नहीं, और वो इवन अलाउ भी नहीं करेगी। तो यही एक वजह है जिसके कारण से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी गल्फ कंट्री के अंदर नहीं करना चाह रही है इस प्रकार की प्रोसेस शुरू पायलट बेसिस पर, राइट। बट बाकी आपको मेनली जो काम की चीजें समझना वो ये है कि एनआरआई किस प्रकार से पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डाल सकेंगे, तो उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जाकर जरूर देख लेना, राइट। बाकी हम इंडियंस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने फैले हुए हैं, जैसे इंडिया को छोड़कर हम लोग बाहर दूसरी कंट्री में कितने इंडियंस है टोटल, तो 16 मिलियन, और दुनिया में सबसे लार्जेस्ट नंबर है ये, राइट, इंडियन डायस्पोरा का सबसे लार्जेस्ट नंबर बताया जाता है। पॉपुलेशन जो है इंडियन डायस्पोरा की सबसे ज्यादा है पूरे दुनिया भर में, 16 मिलियन, 1 करोड़ 60 लाख इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बसे हुए हैं, राइट, इंडिया को छोड़ के, यानी कि अब्रॉड में अलग अलग कंट्री के अंदर। तो ये चीज है। और रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं इंडियंस, यानी कि 1 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं वोटिंग करने के लिए एनआरआई। बट दुविधा यह है कि वो आते नहीं है, राइट, आते मात्र 25,000 के आसपास ही है, क्योंकि आपको पता होगा इसकी एनआरआई को इंडिया में आना पड़ता है वोट डालने के लिए, राइट। वो वहां से पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वो वोट अभी नहीं दे सकते, बट पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू की जा रही है, बट आना तो उनको यहां पर पड़ेगा वोट डालने के लिए। तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं बट आते नहीं है। तो 1 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन तो होता है बट आ नहीं पाते, कि ऑब्वियसली बात है, सबके अपने अपने कंट्री को छोड़ के थोड़ा आ पाएंगे, फ्लाइट का भी खर्चा होता है, टाइम भी लगता है, राइट। तो वो वाली भी एक चीज है। और सबसे ज्यादा जो वोटर हैं जो कि रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं वो 1.18 लाख एनआरआई वोटर में से 89,000 वोटर्स जो थे वो केरला के थे, कि वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने केरला के लिए कराया था। और आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे था, रफली 7,500 वोटर्स का रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश की तरफ से हुआ। तो केरला और आंध्र प्रदेश, केरला नंबर 1 पर है और बहुत ही ह्यूज नंबर है ये 89,000, यानी कि 89,000 वोटर्स एनआरआई जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि उनको वोटिंग देनी है, बट वो आते नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में बस आपको एक बेसिक जानकारी आइडिया होना चाहिए, और इस टॉपिक पे मैंने आपको पूरी चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है, इससे रिलेटेड जो आपको यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे थ्योरी भी दे रहा हूं मैं आप लोग के लिए, बट आप इस वीडियो को देख लेना, एक्सप्लेनेशन आपका पूरा यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। बात हो रही है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। हालांकि मैं चाह रहा था गाइस कि ये टॉपिक आपको होमवर्क ही दे दूं, बट फिर मैंने सोचा कि यार चलो करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते आपका ये इजी सा एक टॉपिक भी जो है वो साथ ही साथ कवर कराता हुआ चलूंगा। देखो ये जो टॉपिक है ओसीआई का, ये न्यूज में जो आया है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जान लो। एक्चुअली अभी जो कर्नाटक की हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जिन भी स्टूडेंट्स के पास ओसीआई यानी कि ओसीआई कैटेगरी के जो स्टूडेंट है जिनके पास ओसीआई कार्ड है, तो उनको इंडियन सिटीजन की तरह ही कंसिडर किया जाएगा प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि कर्नाटका सरकार ने कह दिया था कि इनका ओसीआई स्टूडेंट का जो एडमिशन होगा वो एनआरआई कोटे पर ही होगा, बट अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया एनआरआई कोटे पे नहीं, रेगुलर स्टूडेंट के कोटे पर ही, या फिर रेगुलर स्टूडेंट जैसा होते हैं, यानी कि इंडियन सिटीजन को जैसे एडमिशन मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही इनका एडमिशन होगा ओसीआई का। तो सवाल ये उठता है ओसीआई क्या है। तो देखो ओसीआई कार्ड्स, सबसे पहली बात तो ये जानना कि किसी फॉरेन सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है ओसीआई कार्ड, और किन फॉरेन सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है तो उसके पीछे एलिजिबिलिटी होती है, वो पूरी प्रॉपर डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट जान लो कि सरकार ने इस ओसीआई स्कीम को लॉन्च किया था 2005 में, और उस समय सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंडमेंट किया था, यानी कि उसका संशोधन किया था, राइट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला था 1955 का।
तो 2005 में तो उस समय ओसीआई आया था, ओसीआई स्कीम लाई गई थी। और 9 जनवरी 2015 को सरकार ने बंद कर दिया था पीआईओ कार्ड, पीआईओ यानी कि पर्सन विद इंडियन ओरिजिन। अभी वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, क्योंकि उसको बंद कर दिया गया और मर्ज कर दिया गया पीआईओ को ओसीआई के साथ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ। अब ओसीआई पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि ये सिर्फ फॉरेन नेशनल को मिलता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसके पास फॉरेन सिटीजनशिप है। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैंने ओसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, और बाकी आप लोग के लिए हिंदी में भी यहां पर पूरी चीज मेंशन्ड है, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी के लिए आप सिर्फ सुनो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो देखो, एक फॉरेन नेशनल, मैंने जैसा आपको बताया कि एक किसी फॉरेन नेशनल को प्रोवाइड किया जाता है जिसके पास फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप है। तो एक फॉरेन नेशनल जो कि 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद इंडियन सिटीजन रहा हो, जैसे कि ऐसा हो सकता है ना कि 1950 के बाद कोई किसी इंसान के पास इंडियन सिटीजनशिप थी और फिर वो चला गया बाहर, उसने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, तो यही चीज बताई जा रही है कि उसके पास इंडियन सिटीजनशिप अगर थी 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद, तो वो एलिजिबल है ओसीआई कार्ड बनवाने के लिए। दूसरी कंडीशन, 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद वो अगर एलिजिबल था सिटीजनशिप पाने के लिए, यानी कि उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती थी, उसके लिए वो एलिजिबल है, तो फिर भी उसको जो है वो ओसीआई कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा अगर वो एक ऐसी टेरिटरी का हिस्सा था जो कि 15 अगस्त 1947 1947 इंडिपेंडेंस डे के बाद कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल गोवा। गोवा जो है आप जानते गाइस कि 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बनी है, पोर्चुगीज बहुत बाद में गए थे इंडिया से। तो आप मुझे बताएंगे किस सन पे, किस ईयर पे गोवा इंडिया का पार्ट बनी थी, राइट? और कौन सी ऐसी टेरिटरी है हमारी कंट्री के अंदर, अलग अलग स्टेट्स जो कि इंडिया का पार्ट बने थे आफ्टर 1947। तो इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर सर्च करके लिखकर बताएंगे आराम से, ये कहीं पर लिख लो, ये आपका होमवर्क है अभी के लिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, यानी कि जो भी व्यक्ति ऐसी क्षेत्र पर रह रहा हो जो क्षेत्र 1947 के बाद इंडिया का हिस्सा बना हो, तो जो ऑलरेडी रह रहा हो वहां पे, फिर भले ही वो बाद में दूसरी कंट्री की उसने सिटीजनशिप ले ली हो, वो फर्क नहीं पड़ता, बट उस समय अगर वो रहा हो जिस समय वो क्षेत्र इंडिया का पार्ट नहीं था, फिर बाद में बन गया, तो भी उसको ओसीआई का कार्ड मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर वो बच्चा है या फिर ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि उसके पापा या फिर उसके दादा या फिर उसके परदादा अगर ऐसे सिटीजन रहे हो इंडिया के, तो भी उसको जो है वो ये लाभ मिलेगा ओसीआई का। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम की है, अगर वो माइनर बच्चा है, राइट, ऐसे व्यक्ति का जो कि ये ऊपर दी गई, यानी कि जो अभी मैंने आपको जो बताया है, वो पूरी एलिजिबिलिटी अगर वो कवर करते हैं, तो भी उसको ये कार्ड मिल सकता है ओसीआई का। आगे की बात करें, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम की है, यानी कि वो अगर माइनर चाइल्ड है जहां पर उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन रहे हो, तो भी उसको मिल सकती है, या फिर दोनों में से किसी एक पेरेंट के पास इंडियन सिटीजनशिप हो, तो भी वो एलिजिबल है ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि ओसीआई कार्ड के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा अब बात करें कि जैसे कि उसकी शादी हो गई, जैसे कोई एक व्यक्ति है इंडियन सिटीजन, उसकी शादी हुई है, राइट, बट उसकी जो शादी हुई है वो फॉरेन सिटीजन है, बट आज की रेट में जैसे कि उसने ओसीआई के लिए अप्लाई किया, बट उसकी शादी आज की रेट से पिछले 2 सालों के पीरियड में हुई हो, तो उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड यानी कि उसके स्पाउस जो है वो भी ओसीआई के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको भी ओसीआई कार्ड का बेनिफिट मिलेगा, या फिर ओसीआई कार्ड उनका भी बन जाएगा। तो ये चीज है, राइट। अभी नहीं समझ में आई होगी शादी वाली चीज, फिर से रिपीट करता हूं। जैसे कि आज किसी को ओसीआई कार्ड बनवाना है, उसने ऊपर दी गई मतलब जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है उसको फुलफिल कर लिया है, बट उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड भी है, राइट, उसका स्पाउस भी है, और उनको भी जो है वो ओसीआई कार्ड चाहिए, तो उनको भी मिल सकता है, बट वो तभी मिलेगा जैसे कि आज की रेट में वो अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ओसीआई का, तो आज से अगर उनकी शादी 2 साल पहले के अंदर ही अंदर हुई हो, तो उनको मिल जाएगा, उनकी वाइफ या हस्बैंड को। तो ये चीज यहां पर बताई गई है, ठीक है। तो स्पाउस जो है फॉरेन ओरिजिन के, तो उनको भी मिल सकता है, तो ये इसके लिए कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। आगे की बात करें कि कोई भी पर्सन अगर उसके पेरेंट्स यानी कि या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उसके अगर पापा, दादा या परदादा या मम्मी, नानी या फिर परनानी, राइट, तो अगर वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन रहे हो या किसी ऐसी कंट्री की उनके पास सिटीजनशिप हो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर बताया हो, मेंशन किया हो कि ऐसी कंट्री जो है वो एलिजिबल नहीं होगी ऐसी कंट्री के सिटीजन इस ओसीआई के लिए। यानी कि सिंपल तौर से अगर कोई भी बांग्लादेश या फिर पाकिस्तानी सिटीजन है, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो उसको नहीं मिलने वाला ओसीआई कार्ड। सिंपल सी चीज यहां पर ये मेंशन्ड है। अच्छा, अगर कोई फॉरेन नेशनल, फॉरेन सिटीजन इंडिया में टूर करने के पर्पस के लिए आया हो, टूरिस्ट वीजा पे आया हो या मिशनरी वीजा पे आया हो या माउंटेनियरिंग वीजा पे आया हो, तो भी उसको नहीं मिलेगा ओसीआई के लिए अप्लाई करने का मौका, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और एक फॉरेनर को अगर ओसीआई के लिए अप्लाई करना है तो ये जरूरी है कि वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो। अब ऑर्डिनरली रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि उसने 6 महीने इंडिया में बिताए हों, राइट। 6 महीने के लिए वो कंटिन्यूअसली इंडिया में रहा हो, तो वो ही व्यक्ति ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को ही ओसीआई मिलेगा। समझ में आ गई ये वाली बात? तो ये कंडीशन है एलिजिबिलिटी, राइट। और किन किन को नहीं मिलेगा तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। एलिजिबिलिटी भी देख ली, एक्सेप्शन के बारे में भी अपन ने बात कर ली, ये उसका पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब ओसीआई कार्ड जिनके पास होता है उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं? एक तो वो इंडिया में कितनी भी बार चाहे उतनी बार विजिट कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीजा उनको मिल जाता है इंडिया के लिए, राइट, आने के लिए। बट हाँ, अगर वो इंडिया के अंदर रिसर्च करने के लिए आएंगे तो उनको नहीं अलाउ किया जाएगा, उनको अलग से परमिशन लेनी होगी, स्पेशल परमिशन, राइट। उनको एफआरआरओ या फिर एफआरओ, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या फिर फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास उनको बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो कितने भी समय तक यहां पर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं इंडिया में। अच्छा, इसके अलावा जैसे फार्म हाउस, एग्रीकल्चरल जमीन हो गई या प्लांटेशन प्रॉपर्टी को छोड़कर जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्रॉपर्टी के मामले में एनआरआई को, तो वो पूरे बेनिफिट्स ये ओसीआई को भी मिलते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर को सिमिलर फैसिलिटी दी जाती है जो एनआरआई को दी जाती है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या एजुकेशनल फील्ड में भी। इसके अलावा कुछ यानी कि सेम ट्रीटमेंट हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है जो एनआरआई को दिया जाता है ना, तो मैक्सिमम केसेस में जो फैसिलिटीज, जो बेनिफिट एनआरआई को मिलते हैं वो फैसिलिटी, बेनिफिट ओसीआई को भी मिलते हैं। और जो नेशनल मॉन्यूमेंट में जो एंट्री फीस लगती है, यानी कि जब भी किसी नेशनल मॉन्यूमेंट पे जाना होता है तो आपने देखा होगा कि कोई भी नेशनल मॉन्यूमेंट पे घुसने से पहले कुछ फीस लगती है, चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं। कई जगह पे इंडियन सिटीजन के लिए फ्री होता है, बट फॉरेन सिटीजन के लिए पैसे लगते हैं, एनआरआई के लिए अलग फीस होती है। तो जो फीस एनआरआई की होगी, जो चार्जेस एनआरआई से चार्ज किए जाएंगे, वो सेम चार्जेस जो है वो ओसीआई से भी चार्ज किए जाएंगे, सेम चार्ज, राइट। तो ये मतलब इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, एनआरआई को जो फैसिलिटी मिलती है सेम ओसीआई को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है, वैसे ही फैसिलिटी दी जाती है, राइट। इसके अलावा जो प्रैक्टिस जो होती है डॉक्टर के लिए, डेंटिस्ट बनने के लिए, नर्स के लिए, एडवोकेट के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, सीए के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, तो जो भी प्रैक्टिस होती है, जो एनआरआई को जो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होता है, ये प्रैक्टिस करने के लिए सेम ओसीआई को भी सेम ही टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना होता है। इसके अलावा जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या फिर दूसरे जो टेस्ट होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो कंडीशन एनआरआई को फुलफिल करनी होती है, वो सेम कंडीशन ओसीआई को भी फुलफिल करनी होती है। अच्छा, इंडियन सिटीजन के इक्विवेलेंट, यानी कि इंडियन सिटीजन को जो फैसिलिटी मिलती है, तो वो एयर फेयर्स के मामले में, यानी कि प्लेन वगैरह की टिकट अगर उनको लेनी है इंडियन डोमेस्टिक सेक्टर में, यानी कि इंडिया में उनको फ्लाई करना है, जैसे दिल्ली टू मुंबई वाया एयर जाना है, वाया प्लेन जाना है, तो फिर जो पैसा लगेगा एक इंडियन सिटीजन का, वो सेम ओसीआई का लगेगा, राइट, उतना ही। सेम एंट्री फीस लगेगी जो इंडियन की लगती है इंडियन नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिट करने के लिए, राइट। और ओसीआई बुकलेट जो होती है उसका ये उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इनको जो बुकलेट दी जाती है ना, तो उसको ये दिखा सकते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, अपनी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। इसके अलावा ये एफिडेविट भी उसमें लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर कि रेसिडेंशियल प्रूफ जो है वो उनका क्या है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है? जैसे कि वो वोट नहीं दे सकते, तो राइट टू वोट उनके पास नहीं है, उनके पास राइट टू एनी पब्लिक सर्विस या गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यानी कि पब्लिक सर्विस या गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिलेगी ओसीआई को। वो कोई भी ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकते, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो जज होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, राइट, एमपी या एमएलए, तो ये सब ऑफिसेज जो है या ये सब पोस्ट वगैरह जो है वो होल्ड नहीं कर सकते, उनको नहीं मिल सकती। और वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो है वो खरीद नहीं सकते, वही सेम चीज जो मैंने भी आपको बताई थी, ठीक है। तो ये था पूरा वो टॉपिक इससे रिलेटेड। अब गाइस बात हो रही है हिमालयन सीरो के बारे में, तो ये है हिमालयन सीरो, और पहली बार ये हिमालयन कोल्ड डेजर्ट, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो देखने को मिला है, हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन पे पहली बार दिखाई दिया है ये।
और ये बेसिकली एक क्रॉस स्पीसीज है, इसका क्रॉस हुआ है, यानी कि ये गोट, डोंकी, काऊ और पिग, तो इनके बीच में क्रॉस हुआ होगा, तो फिर ये जो है पैदा हुआ है ये वाला स्पीसीज, राइट। तो ये इस प्रकार का दिखता है, राइट। तो थोड़े फीचर इसके आप देख सकते हो, गोट से भी मिलते हुए होंगे, और कुछ बोलते हैं कि इसके फीचर कुछ पिग से भी मिलते हैं, क्योंकि क्रॉस इसका पिग से भी हुआ है, गोट से भी हुआ है, गधे से भी हुआ है, डोंकी से भी हुआ है, राइट। तो ये चीज है। और मीडियम साइज का ये मैमल है, और बड़ा सा इसका सर है, इसकी नेक जो है, गर्दन जो है थिक है, शॉर्ट लिम्स, हाथ पैर इसके छोटे छोटे शॉर्ट वगैरह हैं, और लॉन्ग यानी कि बड़ा है, थोड़ा जीवी है, और म्यूल लाइक ईयर्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, खच्चर की तरह इसके कान है, और डार्क हेयर का इसका कोट है, यानी कि कोटिंग आप देख सकते हैं डार्क हेयर की आपको दिखाई दे रही है, राइट। और ये IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएगा, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है, प्रोटेक्शन इसको दी गई है। तो ये सिंपल सी जानकारी है हिमालयन सीरो से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डाक पे की बात करें तो देखो, डाक पे एक नई डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा और IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल फाइनेंशियल और असिस्टेड बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है, मनी को ट्रांसफर करना या लेना, रिसीव करना। तो ये जो UPI सर्विस है, आप UPI सर्विस कैसी होती है आप जानते हैं, जैसे गूगल पे है ना, सेम वैसी ही सर्विस है, बट नई सर्विस है डाक पे। इसमें सिंपली बस ये याद रखना कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक से आपको नाम समझ में आ जाना चाहिए, डाक पे, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पेमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सॉरी, राइट। तो इसके द्वारा इनको लॉन्च किया गया, इन दो डिपार्टमेंट के द्वारा। गाइज, अक्सर आपने न्यूज सुनी होगी घुसपैठियों की, कि बॉर्डर को क्रॉस करके जो है वो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी इंडिया में घुस गए। बट अब न्यूज आ रही है कि इंडिया के अंदर से जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसे हुए थे ऑलरेडी, यानी कि काफी समय से इंडिया में रह रहे थे, अब वो इंडिया छोड़ के वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो ऐसा एक रिकॉर्ड सामने आ गया है, और BSF और NCRB का डेटा ये कह रहा है कि पिछले चार सालों में जितने जो माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल तरीके से मतलब बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में एंटर हुए हैं, तो उससे कई ज्यादा इंडिया के अंदर जो मौजूद जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि इंडियंस वहां भाग गए हैं, इंडियन नहीं, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो इलीगल तरीके से ऑलरेडी इंडिया में रह रहे थे काफी समय से, अब वो इंडिया छोड़कर वापस बांग्लादेश में भाग रहे हैं। तो ये चीज हुई है, और काफी सारे लोगों को हमारी BSF ने पकड़ा है। 3173 इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ा गया है इस साल दिसंबर 14 तक। और ये जो आंकड़ा है 3000 का, ये आंकड़ा वो कहता है कि ये वापस जा रहे थे, यानी कि ये इलीगल माइग्रेंट थे, यानी कि इनके पास कोई वैलिड वीजा पासपोर्ट नहीं था, और बताया जा रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये बांग्लादेशी थे और इंडिया के अंदर, तो ये अब वापस बांग्लादेश चले गए, यानी कि बहुत समय से ये इंडिया में रह रहे थे बट वापस जा रहे हैं ये। और जिनको पकड़ा है आते हुए, यानी कि इंडिया में एंटर करते हुए, वो मात्र 1115 लोगों को पकड़ा है। तो ये आंकड़ा है, यानी कि जितने आ नहीं रहे उससे दुगना तिगना वापस जा रहा है। तो ये क्या कहानी है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। और एक डेटा और कहता है कि 2019, 2018 और 2017 में जो बांग्लादेशी जिन्होंने कंट्री को छोड़ा, यानी कि इंडिया में वो रह रहे थे इलीगल तरीके से, बट अब वो इंडिया को छोड़कर वापस बांग्लादेश जा रहे हैं बिना उनको भगाए, राइट, खुद ब खुद जो है वो उठ के जा रहे हैं। तो ये 2638 थे, 2971 थे और 821 थे। तो ये आंकड़े हम लोग को सामने देखने को मिले। और कंपैरेटिवली जितने एंटर हुए यानी कि जितने आए हैं वो तो बहुत ही कम है, 1351, 1118 और 871। तो देख लो, आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो। गाइस, यहां पर देखो, इन आंकड़ों में, हालांकि अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो उस आर्टिकल में इस चीज के बारे में मेंशन नहीं है, बट मैंने जिस प्रकार से एनालाइज किया है तो उसमें मुझे ये चीज लग रही है, क्योंकि देखो 2017 में जो आंकड़े थे, आप खुद देखो, 821 लोग 2017 में छोड़कर गए हैं, मतलब इंडिया को, यानी कि छोड़कर बांग्लादेश गए हैं, और आए हैं 871, यानी कि कुल मिलाकर 2017 में ज्यादा लोग आए हैं, कम वापस गए हैं। 2018 और 19 में ये आंकड़े डबल हो गए जाने वालों के, यानी कि इंडिया के अंदर से इलीगल माइग्रेंट्स छोड़कर जा रहे हैं, बट आ कम रहे हैं, यानी कि एंटर कम हो रहे हैं इलीगल, इस प्रकार की यानी कि क्रॉस बॉर्डरिंग एक्टिविटी कम हो रही है इंडिया के अंदर एंटर होने वाली, बट एग्जिट ज्यादा हो रहा है। ऐसा इसी पीरियड में क्यों हो रहा है, तो देखो आर्टिकल में नहीं है मेंशन, बट मैंने जिस प्रकार से लिंक किया NRC, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, क्योंकि प्रोसेस यहीं पर ही शुरू हो गई थी, राइट, चर्चाएं यहीं पर ही हो गई थी, और इनको डर लग रहा था कि अगर ये इंडिया के अंदर रहेंगे तो क्या होगा इनके साथ, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। जो अभी एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर कुछ थोड़ा बहुत इनकी कमाई हो रही थी, जो भी इनका खर्चा पानी चल रहा था, खुली हवा में घूम रहे थे, वो सब रुक जाएगा। तो ये ही मुझे लगता है डर है जिसके कारण से ये भागे हैं। बट आर्टिकल ने मेंशन किया कि इनको काम नहीं मिल रहा और कोरोना वायरस
के चक्कर में इनको भागना पड़ रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में भागना होता तो ये वाला आंकड़ा आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता 2018 और 19 का। बट 2018 और 19 का आंकड़ा यही है कि जो बांग्लादेशी जो छोड़कर भागे हैं वापस, यानी कि इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे थे बट वो भाग के वापस बांग्लादेश चले गए, तो वो 2018 और 19 में भी तो गए हैं। तो 2018 और 19 में तो हमें नहीं दिखा था कोरोना वायरस, बट फिर भी वो गए हैं और आंकड़ा भी जाने का बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आने के आंकड़े के, राइट। तो ये एनआरसी है, क्योंकि एनआरसी में उनको डर लग गया है कि एनआरसी की वजह से उनको फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा, पीटा पाटा जाएगा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि छोड़ो भागी लो खुद ब खुद, जैसे कि वहीं पर बांग्लादेश में कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, कमा वमा लेंगे, यहाँ पे डर डर के रहने से क्या मतलब, राइट। तो ये वाली चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आर्टिकल में इसके बारे में तो मेंशन नहीं है ये वाले एनआरसी के क्लॉज के बारे में, बट आप लिख लो कहीं पे, क्योंकि यही एक अच्छी मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी। अच्छा, इसके अलावा अगर ये पकड़ा जाते हैं तो क्या होता है इनके साथ, तो देखो अगर ये वापस जा रहे हैं बांग्लादेश, इनको अगर बीएसएफ ने पकड़ लिया तो वो बोलते हैं ठीक है यार जाओ निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे इंडिया में रहने की, भगा देते हैं वो। बट हाँ, बाई चांस इनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, और कार्रवाई के तौर पर जो है वो इनको मतलब डिटेंशन सेंटर वगैरह में रखा जाता है, राइट। जब तक के लिए रखा जाता है जब तक कि इनकी नेशनैलिटी प्रूव ना हो जाए, क्योंकि रेफ्यूजीज होते हैं एक प्रकार के, इनके पास ना बांग्लादेश की सिटीजनशिप बची होती है, ना पेपर वर्क होता है किसी प्रकार का इनको। हालांकि जो बीएसएफ वगैरह जो होते हैं वो बोली के आधार पर पहचानते हैं, बट एक चिंता वाली बात ये भी हो रही है कि पॉसिबिलिटी है कि ये रोहिंग्या मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। आपको याद रहोगा म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम को भगाया गया था, तो शायद ये रोहिंग्या मुस्लिम भी हो सकते हैं। और क्योंकि बीएसएफ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, क्योंकि बीएसएफ को उतनी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि इनकी बोली जो है वो पहचान सके, बट जितना उन्होंने पहचाना ज्यादातर बांग्लादेशी लग रहे थे उनको, तो ज्यादातर लोगों को तो उन्होंने भगा दिया। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्योंकि पेपर वर्क भी रखना पड़ता है ना, और कई बार लिंक्स वगैरह को भी देखना पड़ता है, जैसे अगर कोई ऐसा संदिग्ध लगा, अगर ऐसा लगा कि वो कहीं टेररिस्ट तो नहीं है या फिर किसी टेररिज्म पर्पज से तो यहाँ पर नहीं घूम रहा है, तो अगर किसी के ऊपर शक होता है तो फिर उसको बैठा लिया जाता है, राइट। तो ये वाली चीज है। और इंडिया और बांग्लादेश कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 4096.7 किलोमीटर की, राइट, बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, और सबसे लंबी बॉर्डर है ये, आप जानते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि कौन सी इंडियन स्टेट्स बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, इंडियन स्टेट्स, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखिएगा। और इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ये लागू हुई थी जब एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन हुआ था 2015 में, तब हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया, जानकारी होनी चाहिए। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए हैं, तो गाइज लाइक का बटन हिट किए बगैर मत जाइएगा। नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, और गाइज लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, राइट। और आज का आपका होमवर्क है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में आपको पढ़ना है। 15 अक्टूबर के लेक्चर में ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, कैसे आप इस लेक्चर को ढूंढोगे और कैसे इस टॉपिक को ढूंढोगे, तो वो पूरी चीज अभी बीच में आपको बताई थी लेक्चर के दौरान ही। रिव्यू पिटीशन क्या होता है, क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ये तीनों चीजों के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगस्त और सितंबर के महीने में आपकी मैगजीन उठा के देखिएगा, आपको ये तीनों टॉपिक्स मिल जाएंगे, इनको पढ़ लीजिएगा लगातार। ये तीनों टॉपिक्स न्यूज में हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है इनके एग्जामिनेशन में आने के। तो ये है आपका होमवर्क, और होमवर्क कर लेंगे अगर आप तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। आपको होमवर्क में सिर्फ इन टॉपिक्स पर हैंड रिटन नोट्स बनाना है, और यही बस आपका होमवर्क है, ठीक है। और मंथली पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको चाहिए तो उसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंड आउट नोट्स मिलता है, वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड की जाती है पीडीएफ की आपके रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है, और इतना ही नहीं, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मंथली एमसीक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। मिनिमम 150 क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होते हैं। इसकी क्वालिटी आपको देखनी है, सैंपल इसका देखना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल वीडियो बनाया हुआ है, आप इसका सैंपल देख लीजिए। और कैसे ज्वाइन करना है इस चीज को, यानी कि इस पेड पैकेज को, तो पूरी डिटेल दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन पर, आप डिटेल के थ्रू जो है वो पूरी चीज पढ़ लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने में कुछ समस्या आती है या कुछ पूछना है पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड, मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा नाम कमलाक्ष झा है, फेसबुक पर सर्च करके ऐड कर लीजिएगा मुझे और मैसेज कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नाम नंबर जो है वो सेव कर लीजिए, 9713282838 नंबर है। एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके इस नंबर पर आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। बट याद रहे कॉल मत करना, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपके लिए लिंक्स दी गई हैं टेलीग्राम के ग्रुप की और चैनल की, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।